कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है। हम देखते हैं कि एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा होता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। मगर ये जंगल इतना घना होता है कि बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। वो आदमी सूरज को सामने देखते हुए आगे बढ़ता है, मगर अब सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा होता है। इसके बावजूद वो आदमी भागना नहीं छोड़ता। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं जा सकता। इसी बोर्ड पर नंबर 108 भी लिखा होता है। ये देखकर वो आदमी और ज्यादा परेशान हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बढ़ने लगता है और पूरे जंगल में एक अजीब सा खौफ फैल जाता है। अचानक ही सारे परिंदे एक साथ उड़कर वहां से चले जाते हैं। इस आदमी ने कई मील का सफर कर लिया होता है, मगर फिर भी उसे पूरे जंगल में एक भी जंगली जानवर नजर नहीं आता। ना जाने ऐसी क्या चीज थी जिससे जंगली जानवर भी खौफजदा थे। डर के मारे वो आदमी और तेजी से भागने लगता है, मगर कई घंटों के सफर के बाद वो अचानक एक जगह रुक जाता है और उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, क्योंकि उसके सामने फिर से वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड होता है जिस पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा होता है। अब इस आदमी को ये बात समझ आ जाती है कि चाहे वो जितना भी भागे, वो इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए वो अब वहाँ छुपने के लिए कोई महफूज जगह तलाश करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ छुपने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिलती। इसीलिए वो एक दरख्त पर चढ़ जाता है, मगर इसी वक्त दरख्त की एक टहनी टूट जाती है और वो आदमी काफी ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर जाता है। दरख्त से गिरने के बाद वो शदीद जख्मी हो जाता है और उसे गहरी चोटें आती हैं। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाए, अचानक जमीन हिलने लगती है और अजीब सी गर्राने की आवाजें आने लगती हैं। वो आवाजें सुनकर उस आदमी की सांसें उसके गले में अटक जाती हैं। उसी लम्हे अचानक कोई चीज उसे खींच कर ले जाती है। उसे खींचने वाला कौन था ये हमें नहीं दिखाया जाता, मगर हमें उस आदमी की दर्द भरी हैसियत है। चीखें जरूर सुनाई देती हैं। इस वाक़े के 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक बर्ड शॉप में काम करती होती है। उसी दौरान उसका बॉस वहां आता है और मीना को एक गोल्डन पैरेट शहर से दूर एक जू में डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। मीना बॉस की बात मान लेती है और अब वो इस पैरेट को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ती है। मीना गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल में जू का लोकेशन सेट करती है और अपने सफर का आगाज कर देती है। शहर से बाहर निकलने के बाद रास्ते में वो एक बोर्ड देखती है जिस पर बहुत से लोगों की मिसिंग तस्वीरें लगी होती हैं, यानी वहां से कई लोग गायब हो चुके होते हैं। मगर मीना इन बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती और आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में वो शॉर्टकट लेने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरने का फैसला करती है ताकि वो जल्दी से पैरेट को जू तक पहुंचा सके। इसी तरह करते करते वो जंगल के ऐन बीचों बीच पहुंच जाती है। ये वही जगह होती है जहां हमने कहानी के आगाज में एक आदमी को गायब होते देखा था। वहां पहुंचकर मीना बुरी तरह फंस जाती है। वो अपने मोबाइल पर मैप देखती है, मगर वहां मोबाइल के सिग्नल्स काम नहीं कर रहे होते और उसकी गाड़ी का रेडियो भी बंद हो जाता है। मीना अब वहां से वापस निकलने की कोशिश करती है, मगर उसे बाहर जाने का रास्ता समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। मीना गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसे सामने वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड नजर आता है। ये देखकर वो मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो जाती है। इसीलिए वो पैरेट के पिंजरे को हाथ में लेकर इर्द गिर्द मदद तलाश करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वहाँ कहीं भी मदद का कोई निशान नहीं होता। कुछ देर बाद वो वापस उसी जगह आती है जहाँ उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, मगर वहाँ उसकी गाड़ी गायब हो चुकी होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वो गलत जगह आ गई है, क्योंकि उस जंगल का हर एक पॉइंट एक जैसा ही नजर आता है। अब अंधेरा भी गहरा होता जा रहा होता है। अचानक बिल्कुल पहले की तरह सारे परिंदे दरख्तों से उड़ जाते हैं। मीना को अब वाकई डर लगने लगता है, क्योंकि जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। इसी दौरान मीना को दूर कहीं किसी का साया दिखाई देता है। मीना भागते हुए उसके पीछे जाती है, मगर वहाँ इसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर अचानक मीना को एक बूढ़ी औरत भागती हुई दिखाई देती है। मीना भी फौरन उसके पीछे दौड़ने लगती है और उससे मदद मांगती है, मगर वो बूढ़ी औरत रुकती नहीं और तेजी से भागती रहती है। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत अचानक फिर से गायब हो जाती है। उसे तलाश करते हुए आगे बढ़ती है तो उसे जंगल के अंदर एक बड़ा सा कमरा नजर आता है। वही बूढ़ी औरत उस कमरे का दरवाजा खोलती है और मीना से कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। ये सुनकर मीना बगैर कुछ सोचे समझे तेजी से उस कमरे की तरफ दौड़ती है। जैसे ही मीना अंदर दाखिल होता है वो बूढ़ी औरत फौरन दरवाजा लॉक कर देती है। मीना देखती है कि ये एक अजीब सा कमरा होता है जिसमें एक बहुत बड़ा सा आईना लगा होता है। इस बूढ़ी औरत के साथ वहाँ 2 और लोगों भी मौजूद होते हैं।
मीना घबरा कर उन सबसे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। इस पर वो बूढ़ी औरत जवाब देती है कि इस जगह को हम दक्को कहते हैं। वो अपना नाम मेडेलिन बताती है, फिर एक लड़की की तरफ इशारा करके कहती है कि इसका नाम क्यारा है और इस लड़के का नाम डैनियल है। मेडेलिन मीना से कहती है कि अभी बात करने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से हमारे साथ आईने के सामने खड़ी हो जाओ क्योंकि कोई हमें देखने आने वाला है। मीना पूछती है कि आखिर हमें कौन देखने आ रहा है, मगर बूढ़ी औरत इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। इसी वक्त बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। मीना डर के मारे पूछती है कि ये आवाजें किस चीज की हैं। तो कियारा उसे बताती है कि इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। वो हमें शीशे के दूसरी तरफ से देख रहे होते हैं, मगर हम इन्हें देख नहीं सकते। वो हर रात सूरज ढलने के बाद यहाँ आते हैं और हमें देखते रहते हैं, यहाँ तक कि सुबह सूरज निकल आता है। अचानक शीशे के दूसरी तरफ से शोर होने लगता है। मीना पूछती है कि ये कैसा शोर है, तो मेडेलिन बताती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं और तुम्हें देखकर तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और वो जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहती है। मेडेलिन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी, ना तो मीना ने उन्हें कभी देखा था और ना ही किसी और। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सूरज निकलते ही ये सब लोग इस कमरे से बाहर आ जाते हैं। मेडेलिन बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात के वक्त ही बाहर आते हैं, दिन के वक्त लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना पूरी रात यही सोचती रहती है कि कब सुबह हो और वो जल्दी से उस जंगल से बाहर निकल जाए। इसीलिए वो फौरन जंगल से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगती है। मेडेलिन बाकी सबको उसे रोकने से मना कर देती है, जैसे वो जानती हो कि मीना उस जंगल से बाहर नहीं निकल सकेगी और वापस जरूर आएगी। मीना को जाते हुए मेडेलिन सिर्फ इतना कहती है कि तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं है, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें उसी घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मगर मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पेराट को लेकर तेजी से आगे बढ़ जाती है। कुछ आगे जाकर उसे फिर से वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला साइन नजर आता है। उसे देखकर वो घबरा तो जाती है, मगर हिम्मत नहीं हारती और सूरज की सिमत देखकर आगे बढ़ती रहती है। मगर वो जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो पाती। आगे जाकर रास्ता ही खत्म हो जाता है। मीना देखती है कि वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी है, जहाँ से आगे दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो मायूस होकर वहीं बैठ जाती है। इसी लम्हे अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मीना डर जाती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो बुरी औरत मेडेलिन होती है। यहाँ मेडेलिन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो यहाँ से निकलने की कोशिश करके हार गई हो। हम सब भी तुम्हारी तरह हार कर ही यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मेडेलिन मीना को जंगल की तरफ ले जाती है और कहती है कि ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार हैं। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। फिर वो मीना को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के कई साइन बोर्ड दिखाती है जो पूरे जंगल के इर्द गिर्द एक दायरे में लगे हुए होते हैं और इनके बीच में इनका वो कमरा होता है। मेडेलिन बताती है कि ये साइन हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं। अगर इनसे आगे गई तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जब भी ये तुम्हें नजर आए इन्हें कभी नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है कि ये सब किसने बनाया है, तो मेडेलिन जवाब देती है कि ये सब एक प्रोफेसर ने बनाया था, मगर आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। फिर रात हो जाती है और ये सब लोग वापस इस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते हैं। आज कियारा वॉचर्स के सामने डांस करती है और कहती है कि उन्हें ये सब पसंद है। ऐसा नहीं था कि ये चारों हर रात सिर्फ वॉचर्स के सामने खड़े ही रहते थे। वो जो चाहते थे कर सकते थे, बस शर्त ये थी कि वो वॉचर्स की तरफ अपनी पीठ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर वॉचर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते थे। रात में तो उन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला होता था, मगर दिन में भी उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ये लोग जंगल से हर रोज अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ शिकार करके लाते थे, जिससे उनका गुजारा होता था। अगले दिन कियारा और मीना दोनों शिकार के लिए जंगल में जाती है। मीना कियारा से पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं। कियारा जवाब देती है कि उसे भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं, बस मेडेलिन कहती है कि वॉचर्स हमें देखते हैं और हमें ऑब्जर्व करते हैं, मगर अगर हमने वॉचर्स को देख लिया तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि वॉचर्स बहुत ही खौफनाक दिखाई देते हैं। कियारा अब मीना को एक गड्ढा दिखाती है और बताती है कि इस जंगल में ऐसे बहुत से गड्ढे मौजूद हैं। दिन के वक्त सारे वॉचर्स इन्हीं गड्ढों में रहते हैं और रात में बाहर निकल आते हैं। दिन में वो इसलिए बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी इनकी खाल जला देती है।
क्यारा मीना को बताती है कि वो 5 महीने पहले अपने शौहर के साथ इस जंगल में आई थी और तब से वो दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। वो कहती है कि 6 दिन पहले उसका शौहर जंगल में रास्ता ढूंढने निकला था और उसे उम्मीद है कि वो जरूर वापस आएगा और सबको यहाँ से महफूज निकाल ले जाएगा। यहाँ हमें मालूम होता है कि असल में क्यारा का शौहर वही आदमी था जिसे हमने फिल्म के आगाज में देखा था, जिसे किसी चीज ने खींच कर ले गया था और अब वो मर चुका होता है। बातें करते करते ये दोनों वापस कमरे के पास आ जाती हैं। यहाँ मैडलिन मीना को जिंदा रहने के लिए 3 असूल समझाती है। पहला असूल ये कि रात के वक्त वो कभी भी घर में नहीं आ सकते, का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा असूल ये कि रात में वो आईने की तरफ अपनी पीठ नहीं करेगी। और तीसरा असूल ये कि दिन के वक्त वो इन गढ़ों के करीब नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। मैडलिन कहती है कि जब तक तुम इन असूलों पर अमल करोगी तुम जिंदा रहोगी, मगर मीना को मैडलिन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसी रात मीना वॉचर्स के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो शीशे के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है, मगर जब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता तो उसे लगने लगता है कि मैडलिन की वॉचर्स वाली बातें सब झूठ हैं। इसीलिए वो असूल तोड़ते हुए आईने की तरफ पीठ करके सो जाती है। जैसे ही वो ऐसा करती है वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से शीशे को मारने लगते हैं। शोर सुनकर मैडलिन भी जाग जाती है और फौरन मीना को शीशे की तरफ खड़ा होने को कहती है। तब जाकर वॉचर्स का गुस्सा ठंडा होता है। यानी जब इंसान वॉचर्स को अपनी पीठ दिखाता है तो वो उसे अपनी तौहीन समझते हैं। यह रात भी गुजर जाती है और अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना डैनियल से पूछती है कि क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है। इस पर डैनियल जवाब देता है कि उसने भी आज तक वॉचर्स को नहीं देखा और जो भी वॉचर्स को देख लेता है वो जिंदा नहीं बच पाता। तब मीना डैनियल को समझाती है कि उसे लगता है ये सब मैडलिन की बनाई हुई कहानियां हैं जिनके जरिए वो हम सबको यहाँ फंसा कर रखे हुए हैं। वो कहती है कि हमें उन गढ़ों को जाकर जरूर चेक करना चाहिए, शायद हमें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल भी यहाँ रह रहकर बहुत तंग आ चुका होता है और वो भी किसी तरह इस जंगल से भाग निकलना चाहता होता है, इसलिए वो मीना की बात मान लेता है। वो दोनों एक गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। अब मीना खुद को एक रस्सी से बांध लेती है और गड्ढे के अंदर उतरने लगती है। रस्सी का दूसरा सरा डैनियल पकड़े होता है ताकि अगर मीना के साथ कुछ हो तो वो फौरन उसे बाहर खींच सके। मीना गड्ढे के अंदर पहुंचती है जहां उसे बहुत सा इंसानी सामान पड़ा हुआ मिलता है। वो समझ जाती है कि ये सामान उन लोगों का है जो इस जंगल में वॉचर्स का शिकार बन चुके हैं। डैनियल रस्सी की मदद से कैमरा, साइकिल और दीगर जरूरी सामान ऊपर निकाल लेता है। मीना नीचे इंतजार करती रहती है कि डैनियल कब रस्सी नीचे फेंकेगा ताकि वो ऊपर आ सके, मगर इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती उसे गड्ढे के अंदर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। मीना घबरा कर डैनियल को आवाज देती है कि जल्दी से रस्सी नीचे फेंको। इसी लम्हे एक वॉचर का हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर मीना धूप में खड़ी होती है। जैसे ही सूरज की रोशनी इस वॉचर के हाथ पर पड़ती है तो उसका हाथ चलने लगता है। इतने में डैनियल रस्सी नीचे फेंक देता है और मीना फौरन तेजी से बाहर निकल आती है। मीना बुरी तरह खौफजदा हो चुकी होती है। वो दोनों सारा सामान लेकर अपने सेफ हाउस वापस आ जाते हैं। वहाँ मैडलिन उनसे पूछती है कि ये सामान कहाँ से मिला है। वो झूठ बोल देते हैं कि ये सब उन्हें जंगल में मिला है। मैडलिन काफी अरसे से इस जंगल में रह रही होती है, इसलिए वो जान जाती है कि ये सामान जंगल से नहीं बल्कि किसी गड्ढे से आया है। वो मीना से पूछती है कि सच सच बताओ तुमने गड्ढे में क्या देखा, मगर मीना कुछ नहीं बताती। ये लोग बहुत खुश होते हैं कि आज रात वो वॉचर्स को देख सकेंगे क्योंकि मीना को गड्ढे में एक कैमरा मिला होता है। डैनियल किसी तरह कैमरा को टीवी के साथ जोड़ देता है ताकि वो सब वॉचर्स को टीवी पर देख सके। मैडलिन बार बार उन्हें समझाती है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मगर वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते। वो सब वॉचर्स के इंतजार में बैठे होते हैं, मगर काफी रात गुजर जाने के बावजूद कोई वॉचर नहीं आता। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वो फौरन टीवी की तरफ देखते हैं जहां उन्हें किसी इंसान की टांगे नजर आती है। खड़ा कोई शख्स क्यारा के शौहर की आवाज में बात कर रहा होता है और दरवाजा खोलने को कहता है। क्यारा को यकीन हो जाता है कि उसका शौहर रास्ता ढूंढकर वापस आ गया है, इसलिए वो जल्दी से दरवाजा खोलने लगती है। मगर मैडलिन बीच में आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि वो जानती है कि बाहर उसका शौहर नहीं है क्योंकि रात के अंधेरे में कोई इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। क्यारा को मैडलिन की बात पर यकीन नहीं आता, तो मैडलिन कहती है कि इसे आजमा लो। इससे कोई ऐसी बात पूछो जो सिर्फ तुम और तुम्हारा शौहर जानते हो।
क्यारा एक किताब के बारे में सवाल करती है, मगर बाहर खड़ा शख्स कोई जवाब नहीं दे पाता। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये एक वॉचर है। जब वो दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर बाहर लगा हुआ कैमरा तोड़ देता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वॉचर्स इंसानों का रूप भी धार सकते हैं। इस बात पर वॉचर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जोर जोर से शीशे को मारने लगते हैं, जिससे शीशे में एक बड़ा सा क्रैक आ जाता है। मेडलिन समझदारी दिखाते हुए सबको लाइन में शीशे के सामने खड़ा कर देती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो चले जाते हैं। इसके बाद मीना सच बता देती है कि वो सामान गढ़े से लाई। ये सुनकर मेडलिन बहुत नाराज हो जाती है और कहती है कि उन्होंने दूसरा असूल भी तोड़ दिया है। अगली सुबह मेडलिन सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है ताकि वॉचर्स का गुस्सा ठंडा हो जाए। मगर अब सबके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं, खास तौर पर डैनियल के साथ। वो बात बात पर गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ क्यारा, जो पहले अपने शौहर की वापसी की उम्मीद पर जिंदा थी, अब मुकम्मल तौर पर टूट चुकी होती है और फैसला कर लेती है कि वो गड्ढे में कूदकर अपनी जान दे देगी। मगर मीना वक्त पर आकर उसे बचा लेती है। इसी दौरान डैनियल मेडलिन को दरख्त के साथ बांध देता है और कहता है कि अब वो इस बूढ़ी औरत के असूल नहीं मानेगा। रात होने वाली होती है, इसलिए डैनियल और क्यारा कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, जबकि मीना और मेडलिन बाहर रह जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश मनतें करती हैं, मगर डैनियल दरवाजा नहीं खोलता। अंधेरा छा जाता है और वॉचर्स के आने का वक्त हो जाता है, इसलिए वो दोनों एक घने दरख्त के नीचे छिप जाती हैं। कुछ देर बाद वॉचर्स की गर्राने की आवाजें आती हैं और हमें पहली बार वॉचर्स की झलक दिखाई जाती है। वो लंबे, पतले और इंतहाई खौफनाक होते हैं। वो अपने गड्ढों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए सेफ रूम पहुंचते हैं। जब उन्हें मीना और मेडलिन वहां नजर नहीं आती तो वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। जैसे ही वो दूर जाते हैं, मीना और मेडलिन मौका पाकर दोबारा सेफ रूम पहुंचती हैं और इस बार डैनियल दरवाजा खोल देता है। अंदर आकर मेडलिन सबको बताती है कि वो बहुत से असूल तोड़ चुके हैं और अब शायद वॉचर्स उन्हें मुआफ न करें। वो वॉचर्स की असल हकीकत बताती है कि वो दरअसल फेज हैं जो कभी इंसानों के साथ रहते थे। उनकी ताकतों से डर गए और उन्हें एक बड़े गड्ढे में कैद कर दिया। सदियों बाद वो फेज वॉचर्स बन गए। वो इंसानों का रूप ले सकते हैं ताकि दोबारा इंसानों के दरमियान रह सके। इसी वक्त वॉचर्स वापस आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। सब मिलकर दरवाजा रोकने की कोशिश करते हैं, मगर तब उन्हें कालीन के नीचे एक लोहे का दरवाजा मिलता है। वो सब इसके नीचे मौजूद बंकर में चले जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि ये जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी, जो वॉचर्स पर तहकीक कर रहा था और इंसानों को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करता था। आखिर में एक वीडियो में बताया जाता है कि एक खास फेज रोशनी में भी बाहर आ सकता था और इसने एक बच्ची का रूप धार लिया था, जिसे प्रोफेसर ने पिंजरे में कैद कर रखा था। यहाँ कहानी एक खौफनाक मोड़ पर खत्म हो जाती है।